खबर संभल से है, जहां संभल में आपको बता दें कि आज न्यायिक आयोग जांच करने के लिए पहुंचेगा। सुबह 10:30 बजे मस्जिद पहुंचेगी टीम। न्यायिक आयोग के 3 सदस्य इसमें शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि घटना की रिपोर्ट बनाकर राज्यपाल को ये टीम सौंपेगी। तो संभल में आज जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतरती हुई नजर आएगी। सुबह 10:30 बजे न्यायिक आयोग की टीम जो है वो जामा मस्जिद के आसपास के तमाम इलाकों का निरीक्षण करेगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि 4 बिंदुओं पर जांच होगी। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा और 5 लोगों की मौत की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम शनिवार को ही देर शाम मुरादाबाद पहुंच गई थी। यहां सर्किट हाउस में आयोग की टीम ने पहले मंडलायुक्त अंजन कुमार सिंह और डीआईजी मुनिराज सिंह से मुलाकात की। इसके बाद आयोग की टीम ने एसएसपी सतपाल अंतिल से भी मुलाकात की। रविवार को यानी आज की सुबह ये टीम संभल पहुंचेगी। इस टीम का नेतृत्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा कर रहे हैं। हाईकोर्ट में संभल हिंसा को लेकर गठित पीआईएल दाखिल होने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने इस कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन में रिटायर्ड आईएएस और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। आयोग की टीम आज सुबह संभल के जामा मस्जिद पहुंचेगी। वैसे तो इस आयोग को विस्तार से रिपोर्ट देनी है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर ठोस जवाब देना है। इसके लिए आयोग की जांच के लिए केंद्र बिंदु यही 4 बिंदु होंगे। अधिकारियों के मुताबिक संभल पहुंचकर आयोग की टीम ये पता करने की कोशिश करेगी कि यहां हिंसा अचानक हुई या सुनियोजित थी। इस हिंसा के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं था। इसके अलावा आयोग ये भी जांचने की कोशिश करेगी कि कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या प्रबंध किए। इसके अलावा 2 सवालों में किन कारणों या हालातों में हिंसा हुई और ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि संभल प्रशासन ने अब तक हिंसा को लेकर क्या रिपोर्ट तैयार किया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि संभल की अदालत में जामा मस्जिद में सर्वे की अनुमति दी थी। इसके लिए कोर्ट ने कोर्ट कमीशन भी नियुक्त किए थे। अधिकारी के मुताबिक सर्वे की टीम मस्जिद के अंदर सर्वे कर रही थी। अराजक तत्व ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि गोली लगने से सीओ और एक इंस्पेक्टर घायल हो गए थे, जबकि पथराव में एसडीएम चोटिल हो गए थे। इस मामले में संभल पुलिस ने 2500 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। अब तक इस मामले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो आज न्यायिक आयोग की टीम जामा मस्जिद इलाके में पहुंचेगी। सुबह 10:30 बजे का समय है। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती अभी भी तमाम जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं संभल में वहां पर की गई है। हालांकि जो संभल में अब कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के नियंत्रण में नजर आ रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो तमाम दुकान हैं वो भी अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं और स्थिति सामान्य की तरफ हो रही है। दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उनके डेलीगेशन के सदस्य संभल जाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन लखनऊ में आपको बता दें कि तमाम लोगों को रोका गया। इसके अलावा मुरादाबाद और अलग अलग जगहों पर भी डेलीगेशन के सदस्य जो संभल जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें रोका गया। स्थिति आपको बता दूं कि 10 दिसंबर तक संभल में भारतीय न्याय संहिता के धारा 163 लागू है और इसीलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति का संभल में प्रवेश वर्जित है। 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त तमाम अपडेट्स पर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक सिंह संभल से और रवि कुमार लखनऊ से। सबसे पहले मैं अभिषेक का ही रुख करता हूं। अभिषेक, कितने बजे टीम पहुंचेगी, किन किन इलाकों का दौरा टीम करेगी और किन किन लोगों से मुलाकात आज करती हुई ये टीम जो है न्यायिक आयोग की वो नजर आएगी? बिल्कुल, न्यायिक आयोग की टीम आज संभल हिंसा को लेकर जो पिन पॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी है उससे करने के लिए यहाँ पहुँचने वाली है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ 10 तारीख तक, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत 4 या 4 से ज़्यादा लोग किसी भी तरह से किसी जगह पर गैदरिंग नहीं हो सकती। और इसी बीच राजनीति भी तेज़ होना शुरू हुई थी। चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से कॉल ऑफ किया गया था कि 15 सदस्यीय टीम आएंगी। मुरादाबाद में 3 लोगों को रोका गया। रुचि वीरा जो मुरादाबाद की सांसद हैं उन्हें रोका गया, हाउस अरेस्ट किया गया। लखनऊ से लेकर कैराना और हापुड़ तक जहां पर जो भी निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है
कि अभी भी प्रशासन की तरफ से जो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं उसके मुताबिक स्थितियां पूरी तरह सामान्य नहीं लग रही हैं। हालांकि इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है, दुकानें खुल रही हैं। कैराना में शुरुआती दौर में जिस तरह की स्थितियां तस्वीरें दिख रही थी संभल में उससे बिल्कुल बदल गई हैं। और अब सीधे तौर पर कहा जाए तो क्योंकि राजनीतिक दल एक के बाद एक यहाँ पर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे 2 तारीख की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहते हैं संभल, प्रशासन की तरफ से अभी भी इनकार किया जा रहा है। और आज जब ये इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचेगी, यानी कहा जाए ये न्यायिक आयोग की टीम पहुंचेगी, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत मिले हैं, जो भी एविडेंसेस मिले हैं, चाहे वो फॉरेंसिक एविडेंसेस हों, उसे भी कलेक्ट किया जाएगा और साथ ही साथ जाकर देखा जाएगा, यानी पूरे इलाके का मौका मुआयना होगा। चारों तरफ से जहां पर सीसीटीवी तोड़े गए थे, जिन मकानों के बाहर से लोग भागते हुए भगदड़ के दौरान हमने तस्वीरों में देखा था, उन सभी जगहों पर जाकर खुद न्यायिक आयोग की टीम एक एक चीज का जायजा करती हुई आज नजर आएगी। जी बिल्कुल, रवि हमारे साथ लखनऊ से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। रवि, किन किन बिंदुओं पर न्यायिक आयोग की टीम को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जांच कर राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे? घटना से जुड़े हुए हैं उनको लेकर समझने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उस घटना को लेकर कई सारे सवाल उठे हैं। आखिर क्या कुछ हुआ, और हालांकि सर्वे जो करने जब टीम पहुंची थी तो स्थितियां कैसे जो सामान्य थी वो कैसे असामान्य हो गई, तो ये तमाम सारे बिंदु हैं। उन बिंदुओं को लेकर ये पूरी जांच होगी। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है वो संभल जाने की जिद कर रहा था, अलग अलग जिलों से भी खबरें आई। हालांकि अब कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि 2 तारीख को वहां उसका डेलीगेशन जाएगा, जिसमें अजय राय और उसके अलावा जो यूपी प्रभारी है कांग्रेस पार्टी के अविनाश पांडे हैं, वो उनके साथ एक पूरा डेलीगेशन है वो जाएगा और वहां पर पीड़ितों से मुलाकात कर समझने की कोशिश करेगा कि आखिर क्या कुछ रहा। हालांकि पहले से ही जिस तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया कि वहां पर इस तरीके की राजनीति न होनी चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी साफ किया गया है कि इसको लेकर राजनीतिक बयान नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले की जांच के बाद पूरी चीजें साफ हो जाएंगी, और जो भी ऐसे मामलों में अगर कोई भी व्यवस्था फैलाने की कोशिश करता है, बयानबाजी करता है, तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। और निश्चित तौर पर शायद यही वजह इसके लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई थी वहां पर। और जिस तरीके से अगर हम जुम्मे की नमाज की बात करें उसको लेकर तैयारी थी और जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक की गई, तो ये साफ करता है कि पुलिस की व्यवस्था है बिल्कुल चाक चौबंद थी। और यही वजह है कि जो जुम्मे की नमाज के दिन चाहे संभल की बात करें, उसके आसपास के जिलों की बात करें या पूरे समूचे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो सभी जगह शांति व्यवस्था बनी रही। ये साफ करता है कि पुलिस ने किस तरह मुस्तैदी काम किया। हालांकि जिस तरीके से जिस दिन घटना हुई, हिंसा हुई, उसको लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ, क्या जैसे जो भीड़ अचानक से कैसे आ गई, और सारे जो लोगों के हाथों में जो पत्थर थे और जिस तरीके की जो पूरी घटनाक्रम हुआ, वो अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिर कैसे ये सारी चीजें हुई। ये इसकी जांच के बाद ही पूरी चीजें साफ होने पाएगी कि आखिर क्या कुछ रहा, और जिसके बाद ही पूरी जो चीजें हैं वो अस्त व्यस्त हो गई। जी बिल्कुल। अभिषेक, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, संभल में इस वक्त मौजूदा स्थिति कैसी है? क्या सब कुछ सामान्य की तरफ बढ़ चुका है? और चूंकि मस्जिद के आसपास के तमाम दुकान, आसपास की जो बड़ी मार्केट है, वो लगातार 3-4 दिन तक बंद रही, जिस तरीके से हिंसा वहां पर हुई रविवार को, ऐसे में चूंकि आज 1 हफ्ते इस पूरी घटना को हो रहे हैं, तो स्थिति इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, संभल की बात करें तो फिलहाल पुलिस डिप्लॉयमेंट जरूर है यहाँ पर, लेकिन स्थितियां सामान्य जुम्मे की नमाज के वक्त भी आसपास रहने वाले लोग सब्जियां खरीद रहे थे, उनसे हमारी बात हुई। लोग घरों से निकले और कहा कि संभल बहुत प्यार मोहब्बत का शहर है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुआ है, क्यों हुआ है, किन लोगों की वजह से हुआ है, ये इस बात को लेकर कोई कार्रवाई हो जाए, बड़ी कार्रवाई हो जाए तो सही रहेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अक्सर अच्छे माहौल को ख़राब करती हैं। और लोगों का कहना था कि नहीं, हम दुकानें खोल रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी वैसे ही चल रही है हमारी ज़िंदगी। और प्रशासन की तरफ से क्योंकि एहतियातन इस बात को बिल्कुल काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी कि अगर कहीं से कोई भड़काने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से चाहे मौलाना तौकीर रज़ा हो, चाहे बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से यहाँ पर आकर पीड़ितों से मिलने की बात ज़रूर कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पहुँचकर क्या होता, ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ा डर था। और शायद यही वजह है कि 10 दिसंबर तक BNS 163 भी इसीलिए लगाई गई कि यहाँ पर किसी तरह की कोई पब्लिक गैदरिंग ना होने पाए, जिसकी वजह से कहीं से लोगों का
मन का गुबार जो है वो किसी और एंगल पर ना निकल जाए। लिहाजा यहाँ पर शांति व्यवस्था को लेकर सुचारू रूप से जैसी चल रही थी चीज़ें, अब दुकानें खुल गई हैं, लोग अपने काम पर वापस लौटे हैं। ज़्यादातर लोग जो शहर से इधर उधर चले गए थे वो भी वापस आ रहे हैं और अब प्रशासन की तरफ से जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी तेज़ी से शुरू हो चुका है। 700 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। क्योंकि आज न्यायिक आयोग की टीम यहाँ पहुंचेगी, वो किस तरह अपना इन्वेस्टिगेशन किस एंगल्स पर शुरू करती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि चाहे वो रिटायर्ड जज हों या फिर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स जिनकी ये पूरी 3 सदस्यीय कमेटी है, वो जब यहाँ पहुंचेंगे तो देखना होगा कि कहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले वो शाही जामा मस्जिद पहुंचेंगे, जो जानकारियाँ मिल रही हैं, उसके बाद वहाँ से वो उन इलाकों में जाकर लोगों से बात करेंगे जो आसपास के घर हैं, जिन्होंने बहुत क्लोजली देखा कि आखिर हुआ कैसे ये सब कुछ। लोग बिल्कुल, इन सब के बीच संभल मस्जिद पर एएसआई का बड़ा खुलासा। एक बड़ी खबर बता दूं, फिर तमाम सहयोगी जो लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका मैं रुख करूंगा। जहां 1998 के बाद मस्जिद के अंदर बाहर निर्माण कार्य का खुलासा जो है वो किया गया। एएसआई ने लगाया काम में बाधा डालने का आरोप। पीओपी पेंट से मस्जिद का माफ कीजिएगा स्वरूप नष्ट। 1998 से 2024 के बीच मंदिर का स्वरूप बदला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल मस्जिद पर एएसआई का ये बड़ा खुलासा सामने आया। 1998 के बाद मस्जिद के अंदर और बाहर निर्माण हुआ। एएसआई ने लगाया काम में बाधा डालने का आरोप। पीओपी पेंट से मस्जिद का स्वरूप जो है वो नष्ट हुआ है। 1998 से 2024 के बीच जो स्वरूप है वो बदला है। लखनऊ से रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एएसआई की जो कुछ रिपोर्ट्स हैं, जो कुछ तस्वीरें हैं, वो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है इस पूरे संभल मस्जिद विवाद को लेकर, जिसमें ये दावा किया गया है कि कई बार इस मस्जिद में जो है वो निर्माण कार्य हुआ है और इससे जो मौजूदा स्थिति है उसमें मस्जिद को लाया गया है। हो रहा है और जो सवाल उठाए गए थे उन्हीं सवालों को लेकर ये पूरा जो सर्वे है उसका काम शुरू किया गया था। हालांकि शुरुआती दौर में शांतिपूर्वक सर्वे शुरू हुआ, लेकिन जब दोबारा से जब टीम पहुंची तो उसके बाद जो भीड़ उग्र हो गई और शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि अचानक से इतनी सारी भीड़ का इकट्ठा होना और अचानक से पूरी सर्वे काम को रुके जाने का प्रयास करना और अचानक से पूरी जो चीजें हैं वो हिंसा में बदल जाना, तो अपने आपके साथ सवाल है और शायद यही वजह है जिसको लेकर अभी जांच है। जांच के बाद तमाम सारी चीजें हैं वो साफ हो पाएंगी। हालांकि जिस तरीके से जो याचिका के जरिए जो अपनी मांग उठाई गई थी उसके बाद ही सर्वे का काम है वो फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ था। और जिस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है वो अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके बाद ये पूरी जो चीजें हैं वो बिगड़ गई। फिलहाल अभी शांति व्यवस्था पूरी कायम है, चाहे संभल की बात करें, उसके आसपास के जिलों की बात करें या समूचे उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय है वहां से भी इस पर नजर बना के रखी जा रही है। सरकार ने बाकायदा इस पे सख्त कदम उठाए हैं और हालांकि इसमें जो उपद्रव में शामिल रहे हैं उनको लेकर भी कार्रवाइयां है वो की जाएंगी और निश्चित तौर पर शुरू भी हो गई हैं। फिलहाल अभी ये देखना होगा कि आगे चीजें इसमें क्या कुछ रहती हैं। जी अभिषेक, एक और महत्वपूर्ण बिंदु, चूंकि संभल का ये पूरा विवाद लगातार गरमाया हुआ है, एक तरफ आज कांग्रेस के डेलीगेशन की भी पहुंचने की खबर है, दूसरी तरफ कल सपा के कई बड़े नेता, प्रतिनिधिमंडल अलग अलग तरीकों से अलग अलग जिलों से संभल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। जी हाँ, बिल्कुल, राजनीति भी तेज है जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे। संभल के मामले में पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भी हर तरफ से की जा रही है। समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है 15 सदस्यीय, पहले वो कूच करता हुआ नजर आया। हमारी एक दिन पहले भी संभल में बात हुई, जो जिलाध्यक्ष उन्होंने कहा नहीं हम आएंगे, हमारा डेलीगेशन यहाँ पहुंचेगा। वो लोग बरेली पहुंचे उन्होंने, लेकिन उनके साथ कमाल अख्तर थे संभल के जिलाध्यक्ष और मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो डेलीगेशन का हिस्सा थे, ये लोग पहुंचे। ये जब वहाँ बरेली में जब ये वहाँ पहुँच रहे थे उसी समय इन्हें पता चला कि सब लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, तो ये लोग वापस आ रहे थे मुरादाबाद। रास्ते में मूड़ापाड़े थाने पड़ता है हाईवे पे ही, वहीं पुलिस ने इन्हें रोककर डिटेंड किया। हमने इनसे बातचीत भी की थी, इनका कहना है कि गलत किया जा रहा है, हम विधायक हैं, हम जिलाध्यक्ष हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग जरूर करते हैं, लेकिन हम पहले संभल के रहने वाले हैं और हमें हमारे ज़िले जाने से कैसे रोका जा सकता है, ये सारी बातें कहते हुए नजर आए। लेकिन एक बात साफ है कि प्रशासन की तरफ से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। कानूनी तौर पर 163
बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत 4 या उससे ज्यादा लोग नहीं एक साथ आ सकते वहां पर। साथ ही साथ बाहरी लोग नहीं आ सकते। बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी बहुत मुस्तैदी से लगाई गई है, यानी जो सीमाएं हैं संभल की, वहां पर भी बाहरी लोगों के प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। लिहाजा इस पूरे एक्ट के तहत अब कोई भी डेलीगेशन या कोई भी प्रतिनिधिमंडल, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज का हो या कोई भी आना चाहे, वो तब तक नहीं आ सकता जब तक बाकायदा प्रशासन की तरफ से किसी तरह की परमिशन ना हो। इतना ही नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे को संभल के डीएम की तरफ से बाकायदा फोन कॉल गया। उन्होंने उनसे कहा कि आप मत आइए यहाँ पर, यहाँ धारा 163 लागू है और आपका आना ठीक नहीं होगा। यहाँ पर माहौल अभी ठीक नहीं है। हम अपील करते हैं आपसे कि अभी माहौल मत बिगाड़िए यहाँ पर आकर। ये सारी बातें उन्होंने की और वो भी बताते रहे। साथ ही साथ मुरादाबाद की सांसद है रुचि वीरा, उनसे हमारी बातचीत हुई। वो सुबह अपने घर पर मौजूद थी, तब अचानक पुलिस वहां पहुंची। उनको घर के बाहर ही नजरबंद कर लिया गया, घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनसे कहा गया कि आप घर से नहीं निकलेंगी जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होती, और अगर आप जाने की कोशिश करेंगी तो हम रोकेंगे। उनके घर के बाहर बिल्कुल अभिषेक, तो पॉलिटिकल माइलेज जैसा कि आप बता रहे हैं लेने की भी कोशिश लगातार हो रही है, चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, लेकिन किसी को भी अनुमति नहीं है। और ऐसे में 10 तारीख तक धारा 163 भारतीय न्याय संहिता की जो है वो लागू है और इसीलिए पाबंदियां जो है वो बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका और रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और